हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे और पिछली बार हमने आपसे जो बातें शेयर की थी वो सोलर एनर्जी पे आके ख़त्म हुई थी। हम लोगों ने देखा कि हमारी एनर्जी डिमांड, हमारी का मतलब भारत की एक ग्रोइंग इकॉनमी होने के नाते बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों, जो एग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जैसे कि पेट्रोलियम, गैस, कोल, ये कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे। उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार अब क्या कर रही है कि सरकार ने शिफ्ट शुरू किया है फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ, यानी गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की तरफ। गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वो ऊर्जा स्रोत जो कि एक ह्यूमन टाइम स्केल पे रीजनरेट नहीं किए जा सकते, और रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं बच्चों जो कि एक ह्यूमन टाइम स्केल पे, जैसे कि 70 साल एक आदमी के जीवन काल को आप मान सकते हैं, उतने समय में उन्हें रीजनरेट किया जा सकता है। तो चर्चा चल रही थी, चर्चा सोलर एनर्जी पे आगे खत्म हुई थी। मैंने सोलर अलायंस के बारे में आपको बताया था, सोलर एनर्जी से संबंधित फोटोवोल्टिक सेल बताई थी, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव बताया था, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि इसकी खोज किसने की, प्रकाश वैद्युत प्रभाव है क्या, और आइंस्टीन को किस लिए नोबेल मिला। चलिए आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और आज जो दूसरा रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, उसका दूसरा टॉपिक है वो है विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा देखते हैं। बच्चों, विंड एनर्जी नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो चलने वाली हवाएं हैं, जो प्लैनेटरी विंड्स हैं या फिर लोकल विंड्स हैं, उनकी जो गतिज ऊर्जा है उनके अंदर, उसको किसी न किसी तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला जाए, वैद्युत ऊर्जा में बदला जाए। उसके लिए बच्चों पवन चक्कियों का उपयोग होता है। पवन चक्कियाँ क्या हैं, आपने देखा होगा, कभी आप मध्य प्रदेश की तरफ जाएं या गुजरात की तरफ या तमिलनाडु की तरफ जाते हैं तो आपको पवन चक्कियाँ दिखती हैं, ऊंची ऊंची, 3-4 डैने होते हैं उसमें, और वो एक साथ लगाई जाती हैं, हवा के रफ्तार से वो घूमती हैं। पवन चक्कियों के साथ जो पवन उनको घुमाती है, उस रोटर से एक टरबाइन अटैच होता है। टरबाइन ठीक वही जैसा जनरेटर, और जब टरबाइन घुमाया जाता है बच्चों, विद्युत धारा प्रवाहित होती है इंडक्शन के कारण। ये फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ जो पवन चक्कियाँ हैं बच्चों, उनसे पवन ऊर्जा उत्पादित की जाती है। एक छोटे से चित्र के माध्यम से आप समझने का प्रयास करें। इस तरह से रोटर होता है बच्चों, उसमें फैंस होते हैं, ये रोटर है, और जब हवाएं चलती हैं तो ये रोटेट करता है, और इसी से लगा हुआ टरबाइन होता है जो कि घूमता है, और टरबाइन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है बच्चों। इस पवन चक्की से ऊर्जा दो तरह से हम ले सकते हैं, या तो सीधे इसे उस सिंक में जोड़ दें, उस यंत्र में जोड़ दें जिससे हमें चलाना है, कोई वैद्युत यंत्र है जैसे कि पंपिंग सेट हो सकता है, कोई मोटर हो सकती है, सीधे सीधे उसे जोड़ दें। यानी कि दो तरीके हो सकते हैं, एक तो सीधे सिंक से जोड़ दिया जाए, और दूसरा है फोटोवोल्टिक सेल, सॉरी फोटोवोल्टिक सेल नहीं, इसको जो नॉर्मल सेल होती हैं, जो बैटरी होती है, जो इन्वर्टर में आप यूज़ करते हैं, बैटरी के थ्रू आप इस एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करने के बाद आगे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस ऊर्जा को प्राप्त करने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त बच्चों कि ये जो टावर है, इस टावर की ऊंचाई कम से कम 100 फीट होनी चाहिए। 100 फीट लगभग 30 मीटर कम से कम होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि 100 फीट की ऊंचाई पर जो विंड का प्रवाह होगा, जो वायु का प्रवाह, पवन का प्रवाह होगा, वो सतत होगा, सतत प्रवाह।
कंटिन्यूअस फ्लो। अगर विंड में टर्बुलेंस होगा बच्चों, टर्बुलेंस कभी ज़्यादा कभी कम, तो उस हिसाब से इस रोटर की गति भी हो जाएगी, इस चक्की की गति हो जाएगी। और जब चक्की की गति में अंतर आएगा तो उस स्थिति में जो इससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसमें भी फ्लक्चुएशन आएगा। और एनर्जी जब फ्लक्चुएट होती है बच्चों तो वो उतनी इफ़िशिएंट नहीं होती, इसलिए आवश्यक है कि सतत प्रवाह मिले। उसके लिए 100 फीट या 30 मीटर की ऊंचाई, ये ऊंचाई इतनी होती है कि आसपास की बिल्डिंग, आसपास के जो बड़े वृक्ष हैं उनसे ऊपर होता है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता और कंटिन्यूअस एयर फ्लो होता है। जहाँ तक रही बात भारतवर्ष की, तो भारतवर्ष में 1986 में 1986 में पवन ऊर्जा को प्राप्त करने की शुरुआत हुई, और ये शुरुआत हुई थी रत्नागिरी से। रत्नागिरी ये महाराष्ट्र में है, और ओखा बच्चों गुजरात। तो महाराष्ट्र और गुजरात से पवन ऊर्जा की शुरुआत भारतवर्ष में हुई। आज की डेट में देखा जाए तो पवन ऊर्जा में भारत 7वें पायदान पे आता है, यानी कि इससे जो लीडिंग स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं उनके नाम आपको जानने चाहिए। इसको मैं पहले मिटा लूं। जहां तक रही बात भारत में पवन ऊर्जा की, तो पवन ऊर्जा की जो शुरुआत हुई थी बच्चों वो 1986 में हुई थी, 1986। और रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र में है, ओखा जो गुजरात में है, और तूतीकोरिन जो तमिलनाडु में है। यहां से शुरुआत होती है पवन ऊर्जा की, और ये पवन ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ होता है। और आज की डेट में देखा जाए तो भारतवर्ष में पवन ऊर्जा उत्पादन में सबसे अग्रणी तमिलनाडु है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो लीडिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, ये प्रश्न के रूप में कभी आता है। सबसे नंबर 1 पे है तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे राजस्थान, और फिर गुजरात। तो हम देख रहे हैं राजस्थान, गुजरात, ये ट्रेंड है भारतवर्ष में पवन ऊर्जा से ऊर्जा उत्पादन का। और अगर विश्व में देखा जाए तो भारत की स्थिति कहाँ है, तो इन वर्ल्ड अगर हम लीडिंग स्टेट देखें तो नंबर 1 पे चाइना है। चाइना कई चीज़ों में नंबर 1 हो करके हमारे जो परिश्रम है याद करने का कि नंबर 1 कौन होगा, नंबर 2, उसको कम कर देता है। तो चाइना के बाद यूएसए, इसके बाद जर्मनी भी काफ़ी आगे है, और इसके बाद स्पेन, और उसके बाद भारत का नंबर आता है। तो ऐसे देखा जाए तो भारत 5वीं पायदान पे है विंड एनर्जी के क्षेत्र में। बच्चों विंड एनर्जी में आपने देखा इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज। तो इससे लाभ क्या है, पहले लाभ की चर्चा कर लेते हैं। तो अगर लाभ देखा जाए तो पहला लाभ है कि ये चीपेस्ट सोर्स है, सबसे सस्ता इसलिए बच्चों क्योंकि एक टावर लगाना है
और एक टरबाइन, रोटर और पंखे लगा लिए, आपका पावर जनरेटर तैयार हो गया। एक बैटरी होनी चाहिए, जबकि बाकी किसी भी सोर्स में आप अगर आप पावर जनरेट करते हो तो आपको जो कॉस्ट है इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा होती है, ये सबसे सस्ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है बेटे कि इसका गेस्टेशन पीरियड जो गर्भकाल होता है, गर्भकाल का तात्पर्य यह है कि जिस दिन से वो बनना शुरू हो और जिस दिन से उसमें उत्पादन शुरू हो, वो जो समय होता है उसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जो कि इसका बहुत कम है। अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो तो 25, 30, 40 साल लग जाते हैं डैम बनाने में, उनकी सारी व्यवस्थाएं करने में। न्यूक्लियर प्लांट बनाते हो उसमें 10 से 15 साल लगते हैं। थर्मल पावर प्लांट अगेन इट विल टेक number of days, means number of years, but in case of wind energy hardly within a month you can install this tower, जो कि जिससे आप पवन ऊर्जा उत्पादित कर सकते हो। तो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट है गर्भकाल, गेस्टेशन पीरियड कम होता है, हार्डली मंथ्स, विद इन मंथ्स आप इसको तैयार कर सकते हो। बाकी के केस में आपको पता है कई साल लगते हैं, रिहेबिलिटेशन करना ये वो, तो समय काफ़ी लगता है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं जो आपको ये देता है, और साथ ही साथ इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो चीपेस्ट सोर्स है, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, साथ ही साथ इसे लॉन्ग टर्म में अगर आप मेंटेन करके रखते हो, इसमें कुछ डेप्रिसिएशन है, उसकी भी कॉस्टिंग कम होती है। तो इसके रख रखाव का खर्च वो भी मिनिमम होता है, रख रखाव का खर्च भी मिनिमम होता है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार नोट्स के रूप में लिख लें, फटाफट लिखिए कि विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा भारतवर्ष में सर्वप्रथम 1986 में रत्नागिरी महाराष्ट्र, ओखा गुजरात, तूतीकोरिन तमिलनाडु में शुरुआत की गई। पवन की गति को, यहीं लिखिए, पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही पवन ऊर्जा है। इंग्लिश वर्जन, विंड एनर्जी, first it was established in 1986 in Ratnagiri, Maharashtra, Okha, Gujarat and Tuticorin, Tamil Nadu. It is a way to transform kinetic energy of wind. It is a way to transform kinetic energy of wind to electric energy by using wind fan and turbine. Wind fan and turbine. It is one of the cheapest renewable energy resource. It is one of the cheapest renewable energy resource which has lowest maintenance cost, and minimum gestation period. यह नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है, साथ ही साथ इसके रखरखाव का खर्च भी अत्यंत कम है, और प्रारंभिक खर्च, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम है।
काफी कम है। पवन ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए एक पवन चक्की की स्थापना करनी होती है, जिसकी ऊंचाई कम से कम 100 फीट हो, यानी कि 30 मीटर। ऐसा क्यों है बच्चों? ताकि पवन का सतत प्रवाह मिल सके। टू हार्नेस विंड एनर्जी, a wind tower is installed which has minimum height of 100 feet, in order to get continuous airflow. Getting my point? How you will get continuous airflow? Because there will be no obstacle. जो बिल्डिंग भी होती हैं, और नॉर्मली जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी भी हाइट कम होती है, और वहाँ 100 फीट पे टर्बुलेंस कम मिलता है आपको। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट हिंदी में लिख लीजिए कि भारत में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणीय राज्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पे तमिलनाडु, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, 3 पे राजस्थान, 4 पे गुजरात, उसके बाद कर्नाटका भी है, 5वें पे कर्नाटका, 6ठे पे लिखना चाहें तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश इत्यादि। सो द लीडिंग स्टेट इन इंडिया आर तमिलनाडु, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, then Karnataka, and then Madhya Pradesh. When we talk about world countries, China is the world leader, followed by United States of America, Germany, and Spain. India occupies fifth slot. and ever increasing wind energy installation at faster rate. बिकॉज आपको पता है 2022 तक हमें 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है, जो कि अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने उसको बढ़ा के 450 गीगावाट कहा था, लेकिन अभी भी 175 गीगावाट का जो गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा वो है, जिसमें से 60 गीगावाट आपको विंड एनर्जी से लेना है। तो अगर वो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी इंडिया पाता है तो हो सकता है वो स्पेन से आगे निकल जाए। तो ये 5वें पायदान पे है भारत। आप हिंदी में लिख लें कि अगर विश्व की बात की जाए तो चीन नेता है भाई। चीन पहली पायदान पे है, जिसके पश्चात अमेरिका, जर्मनी और स्पेन है, जिसके पश्चात अमेरिका, जर्मनी और स्पेन है। फिर 5वें पायदान पे भारत का नंबर आता है। 5वें पायदान पे भारत का नंबर आता है। जिस प्रकार से भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, वह दिन दूर नहीं कि वह स्पेन और जर्मनी को पीछे छोड़ दे। तो ये बात रही विश्व में पवन ऊर्जा की स्थिति, भारत में पवन ऊर्जा की स्थिति। क्या लाभ हैं ये आपके सामने है, लेकिन कौन कौन सी चुनौतियां हैं बच्चों। रिसोर्सेज आपको ऐसे ही नहीं मिलते, इनमें कुछ चुनौतियां भी होती हैं। तो आइए देखते हैं चुनौतियां कौन कौन सी हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो है बच्चों वो है इसकी विंड पे निर्भरता। यानी कि अगर विंड हवा तेज चलेगी तो ऊर्जा अधिक मिलेगी, कम चलेगी
तो ऊर्जा कम मिलेगी। तो मौसम पे जो इसकी निर्भरता है, या यूं कह लीजिए पवन पे इसकी जो निर्भरता है, इसके लिए सबसे बड़े चुनौती का कार्य करती है। इसलिए इसके ग्रिड बनाने की बात तो चल रही थी कि जहाँ भी सतत प्रवाह है पवन का, वहाँ ग्रिड बना लिया जाए। बनाया भी गया है, ट्राई भी किया जा रहा है। आप मध्य प्रदेश की तरफ जाएं तो जब भोपाल की तरफ जाते हैं, देवास के आसपास, तो कई सारे आपको विंड एनर्जी प्लांट मिलेंगे और एक साथ उन्हें जोड़ा गया है, एक ग्रिड बनाने का कार्य किया गया है वहाँ पे, और ऊर्जा उत्पादित भी होती है। लेकिन हवा पे इसकी निर्भरता इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो आप लिख सकते हैं कि वायु पे निर्भरता इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तीव्र वायु होगी तो ऊर्जा उत्पादित होगी, लेकिन जब वायु का वेग कम होगा तो ऊर्जा कम उत्पादित होगी। इस प्रकार के फ्लक्चुएशन, इस प्रकार के का उतार चढ़ाव सतत ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है, जिससे हम ग्रिड नहीं बना पाते और पवन ऊर्जा को लार्ज स्केल पे उपयोग में नहीं ला पा रहे। इंग्लिश वर्जन लिख लीजिए। डिपेंडेंसी ऑन द wind velocity is the main hurdle to harness this energy, our main challenge to harness this energy, because the velocity fluctuates, results fluctuation in energy production. And this reduces the opportunity to make grid and produce continuous supply of energy. तो ये बच्चों रही बातचीत विंड एनर्जी के बारे में, जो चैलेंजेस हैं आपके सामने और जो हमारी इससे लाभ हैं, वो दोनों आपके सामने हैं। चलिए अगली एनर्जी का जो टाइप है वो है टाइडल एनर्जी। इसको भी देख लेते हैं। टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा। आपको पता है ज्योग्राफी की क्लास में आपको टाइड के बारे में बताया गया था कि हाई टाइड्स आते हैं 24 घंटे और 50 मिनट में। क्यों आते हैं वो सारी चर्चा आपके सामने है। यानी एक ही स्थान पे हाई टाइड दिन में एक बार आता है और अगले 12 घंटा और 25 मिनट या 26 मिनट जो भी आपको बताया गया, एक बार और टाइड आता है, ज्वार आते हैं। ज्वार से जो पानी तट रेखा से आगे चला जाता है, उस पानी को अगर हम लोग उपयोग में लाएं टरबाइन को चलाने के लिए, तो हो सकता है या होता है हम उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर लें। तो ज्वार से उत्पन्न जो ऊर्जा है, ज्वार के अंदर जो पानी आ रहा है, उस पानी में स्थित जो गतिज ऊर्जा है अथवा उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी, उसको उपयोग में ला करके जब हम विद्युत ऊर्जा बनाते हैं तो उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। आप इसको लिख लें। ज्वार जो कि
प्रतिदिन की ज्वार जो कि प्रतिदिन की परिघटना है को उपयोग में लाकर विद्युत ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया ज्वारीय ऊर्जा के अंतर्गत आती है। विद्युत ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया ज्वारीय ऊर्जा के अंतर्गत आती है। इसमें ज्वार द्वारा लाए गए, इस प्रक्रिया में ज्वार द्वारा लाए गए पानी को एक बांध बनाकर रोक लिया जाता है। ज्वार द्वारा लाए गए पानी को एक बांध बनाकर रोक लिया जाता है और उस बांध से पानी को टरबाइन पे गिराया जाता है और टरबाइन के चलने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये सारी बात मैं एक चित्र के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं। ये यहां तक तट रेखा है बच्चों, और जब ज्वार आता है तो ये जो पानी है ये पहले यहीं तक था, लेकिन ज्वार के समय ये पानी आगे आ जाता है। अगर आपने यहां एक बांध बना लिया, बांध बनाने पे क्या होगा, ये पानी यहां इकट्ठा हो जाएगा। यहां इकट्ठा होने की स्थिति में क्या होगा कि अगर इस पानी को रेगुलेटेड वे में यहां से खाली किया जाए, नीचे गिराया जाए और यहाँ टरबाइन लगा ली जाए और ये टरबाइन रोटेट करने लगे, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस पानी से विद्युत ऊर्जा बना लेंगे। ये कौन सा पानी है, ज्वार की लहरों द्वारा लाया गया पानी, ज्वार द्वारा लाया हुआ जल। इस बात को समझिएगा, ज्वार के आने के पश्चात इस रिजर्वायर में पानी भरेगा और इस पानी को हम गिराएं, ये रोटेट करेगा, इससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये तो बात समझ में आई। अब दो प्रश्न उठता है। आप कहेंगे सर ज्वार आया, पानी इसमें आया और पानी इधर गिर गया तो इसमें पानी समाप्त हो जाएगा। उसके लिए यह है इलाज बच्चे कि इस बांध का आयतन इतना होना चाहिए कि इसमें जो पानी आए वो 12 घंटे 25 मिनट तक पर्याप्त मात्रा में इस रोटर को चलाने के लिए रहे। इतना वॉल्यूम इसका होना चाहिए। वो कैलकुलेशन के बाद ये प्राप्त कर लिया जाता है, ताकि जब इतने देर के बाद दोबारा यहां टाइड आए तो ये फिर से रिप्लेनिश हो जाए। तो ये तो तरीका है कि रिजर्वायर बनाया और इस पानी से टरबाइन चलाए, टरबाइन चला के विद्युत ऊर्जा बना ली। बहुत आसान, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। पानी को लाने के लिए ज्वार अपने आप उसने जिम्मेवारी ले ली है। लेकिन प्रश्न ये है बच्चे कि ये जो पानी, एक्सेस ऑफ वाटर आप यहाँ यूज़ कर रहे हो, ये जब पानी यहाँ इकट्ठा होगा तो इस पानी को आप कहाँ ले जाओगे? कुछ लोग कहेंगे कि इसको वापस समंदर में पाइप लगा दो, समंदर में चला जाएगा, या साइड से समंदर में भेज दो। क्या ऐसा संभव है? जब आप साइड से पाइप लगा के इसे भेजने का प्रयास करोगे तो उस पाइप से पानी इधर आ जाएगा, क्योंकि ये जमीन तो नीची है। तभी तो यहां पानी में गतिज ऊर्जा है, जिससे ये पानी नीचे गिर रहा है और ये टरबाइन घूम रही है। तो इस पानी को वापस समंदर में तो नहीं ले जाया जा सकता। सबसे बड़ा चैलेंज कि उतना सारा पानी जो आपने इकट्ठा किया वो जाएगा कहां? अब पानी को यहां नहीं ले जा सकते तो पानी तो आएगा। तो आपके पास ऑप्शन है कि इस पानी को आप रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा डीसैलिनाइज कर लो। डीसैलिनाइज का मतलब ये साल्ट वाटर है, ऐसे आप पी नहीं सकते। इसको जब आप डीसैलिनाइज करेंगे तो आप इसको फ्रेश वाटर के रूप में बदल लिया। फ्रेश वाटर आप इसे पी भी सकते हैं
और साथ ही साथ आप इसे सिंचाई के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। सिंचाई, अब पहले आप डीसैलिनाइजेशन ना करें तो सिंचाई भी नहीं कर सकते थे, लेकिन बच्चों डीसैलिनाइजेशन का जो कॉस्ट है, जो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी या जो टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है वो बहुत ज़्यादा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, रिसोर्स तो ज़बरदस्त है टाइडल एनर्जी, लेकिन उसके जो चैलेंजेस हैं वो इसे बहुत लिमिटेड कर देते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इतनी बड़ी तट रेखा होते हुए भी, टाइड के लिए तट रेखा चाहिए थी जो कि भारत के पास है, सिर्फ और सिर्फ रन ऑफ कच्छ या गल्फ ऑफ कैम्बे में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे टाइडल एनर्जी के पोटेंशियल भारत में हो सकते हैं। रन ऑफ कच्छ में क्यों हो सकते हैं? क्योंकि अगर रन ऑफ कच्छ में पानी आएगा भी एक्सेस ऑफ वाटर, तो दैट वाटर कैन बी डाइवर्टेड टू द डेजर्ट एरिया, और जहां पर आप नमक ही बनाते हैं पानी से, वो एरिया जो है वहाँ पे नमक बनाते हैं, तो इवेपोरेट होके पानी उड़ जाता है, नमक इकट्ठा होता है, नमक इकट्ठा करके फिर उसको आप साफ़ करते हो, साफ़ करके आयोडीन मिलाते हो, आयोडीन युक्त नमक, फिर उसे आप पैक में लेके हमारे घर तक पहुँचता है, आपके घर तक पहुँचता है। तो वहाँ तो उपयोग में लाया जा सकता है, यानी कि कुछ ही ऐसी जगह हैं जहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन इस ऊर्जा को हार्नेस करने में मदद करती हैं। लेकिन बाकी जो चैलेंजेस हैं इसे लिमिटिंग बना देते हैं। फ्रांस एक ऐसी कंट्री है बच्चों जहां नेचर ने उसे टाइडल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए बहुत ही प्रचुर मात्रा में ऐसी ज्योग्राफिकल कंडीशंस दी हैं कि वो टाइडल एनर्जी को उपयोग में ला सकता है। ज़रा आप फ्रांस की लोकेशन देखिएगा और देखिएगा वहाँ पे कौन कौन से सागर हैं, आपके लिए होमवर्क है। और देखिए किस प्रकार से एक जगह से पानी निकाल के दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है और बिना इस तरह की समस्याओं से जूझे हुए। तो ये सारी बातें थी टाइडल एनर्जी की। इसको आप कुछ शब्दों में लिख लें, बेहतर रहेगा। टाइडल एनर्जी, द टाइडल वाटर इज स्टोर्ड इन अ रिजर्वायर. The tidal water is stored in a reservoir, and by regulated flow of these tidal water, turbine is rotated. By regulated flow of these tidal water, turbine is regulated and energy is harvested, or you can say energy is isolated. But the challenges are as follow. First, the use of enormous amount of water, reuse of, don't write use of, reuse of enormous amount of water pose hurdle, or you can say pose hurdle in order to isolate tidal energy. In order to isolate tidal energy, we can either desalinize the water, we can either desalinize the water and change it into fresh water, and change it into fresh water to use in irrigation as well as drinking water. To use in irrigation as well as drinking water. But the cost incurred in desalinizing the water and the availability of technology are not competent enough to make it economically feasible. हिंदी वर्जन लिख लीजिए बच्चों। ज्वार द्वारा लाए गए जल को
ज्वार द्वारा लाए गए जल को एक रिजर्वायर में इकट्ठा करते हैं, एक रिजर्वायर में इकट्ठा करते हैं, जहां पानी को पुनः टरबाइन पे गिरा के टरबाइन चलाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे लिखिए, सबसे बड़ी चुनौती अत्यधिक मात्रा में आया खारा पानी है। अत्यधिक मात्रा में आया खारा पानी है, जिसे न ही पीने के पानी के रूप में उपयोग में ला सकते हैं और न ही सिंचाई के लिए। अगर हम डीसैलिनाइज भी करें, अगर हम पानी को डीसैलिनाइज भी करें, खारेपन को दूर करने की विधि है, उस स्थिति में भी कॉस्ट यानी कि कीमत बहुत ज्यादा होती है और हमारे पास अभी उच्च कोटि की तकनीक भी नहीं है, जो कम कीमत पर खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित कर सके। सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज टू हार्नेस टाइडल एनर्जी। एक विधि यही होती है कि आप रिजर्वायर बना लो टाइडल एनर्जी में। दूसरी विधि यह होती है बच्चों कि चैनल जनरेटर, यानी कि टाइड आने की जो प्रक्रिया है, जो ये, इसको मैं मिटा लूं तो वो चित्र के माध्यम से आपको समझ में आएगा। ज्वार आने की प्रक्रिया में जो पानी की गति है, उस गति की दिशा में अगर हम छोटे छोटे कई सारे जनरेटर रख दें, तो टाइड आने के कारण वो जनरेटर, या यूं कह लें रोटर, घूमेंगे और उस रोटर से जनरेटर से विद्युत धारा निकलेगी। इसको कहते हैं स्ट्रीम जनरेटर और चैनल जनरेटर। स्ट्रीम जनरेटर या चैनल जनरेटर, इसमें छोटे छोटे कई सारे जनरेटर की यूनिट्स जो टाइड आ रही है इसकी दिशा में रख दिए जाते हैं, और वो इस प्रकार से रखे जाते हैं कि रोटेट हो सके, और इनके रोटेशन से ऊर्जा उत्पन्न होनी शुरू होगी और टाइड आते रहेंगे और ये ऊर्जा उत्पन्न होती रहेगी। ये तट के आसपास ही रखे जाते हैं। साथ ही साथ ये युक्ति बच्चों उपयोग में लाई जा सकती है वेव एनर्जी को भी हार्नेस करने के लिए। वेव एनर्जी, वेव्स भी कंटिन्यूअस इसी तरह आती हैं, उससे हार्नेस करने के लिए स्ट्रीम जनरेटर्स उपयोग में लाए जा सकते हैं। लेकिन अगेन बहुत फिजिबल नहीं है, साथ ही साथ बहुत इफेक्टिव भी नहीं है। छोटे छोटे ऊर्जा के उत्पादन केंद्र बनाए जा सकते हैं। बड़े ऊर्जा उत्पादन केंद्र बनाने के लिए ऐसे देश जहां हाई टाइड आती हैं, जैसे कि मैंने फ्रांस का नाम लिया। हाई टाइड तो हर जगह आते हैं, बट
कुछ ऐसे टाइड होते हैं जो वहाँ के जोग्राफिकल कंडीशन के कारण बहुत ऊंचे आ जाते हैं। तो हाईएस्ट टाइड, वन ऑफ द हाईएस्ट टाइड जो आते हैं वो जोग्राफिकल कंडीशन के, भौगोलिक दशाओं के कारण आते हैं बच्चों। तो इस तरह की भौगोलिक दशाएं बने कि हाईएस्ट टाइड आए, तो ऐसे देश जो है वहाँ पे टाइडल एनर्जी उपयोग में लाई जा सकती है, जैसे कि फ्रांस। वहाँ पे हाई टाइड्स की ऊंचाई ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफी। वहाँ पे जो आपको जब टाइड बताया जा रहा था तो टाइड की ऊंचाई के लिए गल्फ ऑफ फंडी का उदाहरण दिया गया था, क्योंकि वहाँ नैरो जो चैनल है उसमें जब सर जाता है पानी का तो वेव की हाइट बढ़ जाती है, इसलिए वहाँ हाई टाइड या हाईएस्ट टाइड्स आते हैं। गल्फ ऑफ फंडी स्ट्रीम जनरेटर, और इसी से टाइडल एनर्जी से ही मिलता जुलता वेव एनर्जी है बच्चों, उसको भी देख लेते हैं। वेव एनर्जी चूँकि ये रीन्यूएबल एनर्जी का एक और प्रकार है। तरंग ऊर्जा या वेव एनर्जी, वेव एनर्जी जैसा कि आपको बताया कि मूवमेंट ऑफ वाटर, जो वाटर का मूवमेंट है उसको उपयोग में ला करके हम ऊर्जा उत्पादन करें। तो वेव में भी आपको वाटर का मूवमेंट मिलेगा। इसके लिए हम हाइड्रोलिक पंप का यूज़ करते हैं, और यहाँ कहीं रोटर होता है और यहाँ हाइड्रोलिक पंप होता है। इसमें द्रव भरा होता है, और जब वेव्स आती हैं और वेव्स टकराती हैं तो इस पे हवा का दबाव बढ़ता है, और ये हवा ब्लो करके जब ऊपर जाती है तो ये पंप जो है एक पिस्टन की भांति कार्य करता है। ये इसको प्रेस करती हैं जब यहाँ से वेव्स आती हैं, और यहाँ हवाओं का दबाव बढ़ता है। वेव के दबाव के कारण जो इसके अंदर भरी हवा होती है हाइड्रोलिक पंप के अंदर, या जो द्रव होता है वो ऊपर की ओर मूव करता है, जिससे ये रोटर घूमना शुरू करता है। इस विधि से हम वेव एनर्जी को आइसोलेट कर सकते हैं। ये रोटर घूमता है, इस रोटर से टरबाइन जुड़ा होता है। सब कुछ बनाना आसान नहीं है, मैं इतना अच्छा कलाकार नहीं। टरबाइन से आप इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो वेव एनर्जी भी भारत में है, और त्रिवेंद्रम में एक्सपेरिमेंटल प्लांट एक है, त्रिवेंद्रम। यहाँ वेव एनर्जी का एक एक्सपेरिमेंटल है, याद रखिएगा। प्लांट बनाया गया है जो वेव एनर्जी को आइसोलेट कर सके। बच्चों अगेन, वेव एनर्जी इतनी बड़ी कॉस्ट लाइन होने के बावजूद भी वेव एनर्जी उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं हैं जहाँ पे हम वेव एनर्जी या टाइडल एनर्जी को उपयोग में ला सकें। बट यस, वेव एनर्जी और टाइडल एनर्जी ये भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के टाइप्स हैं जो आपको जानना चाहिए। और टाइडल एनर्जी के लिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, वहाँ पे टाइडल एनर्जी का प्लांट है, और वहीं कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी होती हैं कि वो उस पानी को, जो पानी आया है उसको हम उपयोग में ला पाते हैं। तो ये रही बात वेव एनर्जी और टाइडल एनर्जी से संबंधित। चलिए आइए, अगला जो एनर्जी का आइसोलेट करने का तरीका है वो है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटेक। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, शॉर्ट में इसे ओटेक कहते हैं। आइए देखते हैं बच्चों ओटेक है क्या। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन।
ओटेक। समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको पता है समंदर के की जो ऊपर की जो परत होती है, द आउटर मोस्ट लेयर आर अपर लेयर पानी की, और इससे कुछ गहराई, से फॉर एग्जांपल एच दैट शुड बी मीन्स 1 किलोमीटर या समथिंग लाइक दैट, इतनी गहराई पे जो लेयर है पानी की, इनर लेयर आप कह लीजिए या लोअर लेयर कह लीजिए, इन दोनों लेयर में क्या तापमान में अंतर होगा या नहीं होगा? आपने ज्योग्राफी पढ़ी है। अपर लेयर पे टेम्परेचर, अगर हम बात करें ट्रॉपिक्स के अंदर या टेम्परेट रीजन में भी, वहाँ भी अपर लेयर का जो टेम्परेचर होगा वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 1 किलोमीटर नीचे जाने पे जो तापमान होता है बच्चों, वो तापमान 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अगर हम 5 लेते हैं इसका मिनिमम, और भी कम हो सकता है, और 25 लेते हैं, तो लगभग तापांतर जो होता है बच्चों वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाता है। ये जो तापांतर है समुद्र की लहरों में, इसका उपयोग करके हम अगर ऊर्जा प्राप्त करें इस तापांतर के कारण, उस विधि को कहते हैं ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओशन की तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाए। जो विधि इसके लिए अपनाई जाती है बच्चों, उसके बारे में एक छोटा चित्र मैं बनाऊंगा, उस चित्र को ज़रूर बनाइएगा, फिर आगे की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन क्या है। आइए बच्चों चलिए देखते हैं ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का जो प्रक्रिया है, जो जिस तरह से उसे पूरा किया जाता है, उस 25 डिग्री या 20 डिग्री के तापांतर को उपयोग में ला करके ऊर्जा प्रोड्यूस करने का, वो क्या है। उसके लिए 2 चैम्बर होते हैं बच्चों। एक चैम्बर जहां पे जो अपर सरफेस है वहां से पानी को लाया जाता है इस चैम्बर में। अपर वाटर अगर इस चैम्बर में आएगा, चैम्बर के अंदर पानी नहीं होता, चैम्बर के चारों तरफ जो जाली होती है पाइप की, उसमें ये पानी प्रवाहित किया जाता है, और इसका तापमान हो जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे अमोनिया भरी जाती है। इसमें अमोनिया होती है, और ये अमोनिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे परिवर्तित हो जाती है गैस में। नाउ दिस इज NH3 गैस। 25 डिग्री टेम्परेचर पे ये गैस निकलती है, गैस वाष्प। ये आगे चलती है, आगे चल के इसे बीच में एक प्रकोष्ठ मिलता है जिसमें जनरेटर होता है। इस जनरेटर को ये अमोनिया घुमाती है। जनरेटर के घूमने से बच्चों ऊर्जा का उत्पादन होना प्रारंभ हो जाता है। इस ऊर्जा के उत्पादन से अमोनिया यहां से आगे निकल जाती है, और ये घूम जाता है रोटर, इससे हम ऊर्जा उत्पादित कर लेते हैं। फिर से इस अमोनिया को एक दूसरे चैम्बर में लाया जाता है। इस दूसरे चैम्बर को, इसका संबंध बच्चों जो नीचे का पानी है, जिसका तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ भी हो सकता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं, नीचे के पानी को इस चैम्बर के आसपास लाया जाता है। यहाँ गैस अमोनिया आते ही NH3 लिक्विड में बदल जाता है।
अमोनिया लिक्विड अमोनिया में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि यहां का तापमान है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, लो टेम्परेचर। लिक्विड में बदलती है। इस चैम्बर को कहते हैं कंडेंसेशन चैम्बर। क्या कहते हैं बच्चों? कंडेंसेशन चैम्बर। अमोनिया कंडेंस होकर के द्रव क्यों बनाती है? क्योंकि पानी यहाँ इस चैम्बर के आसपास जो जाल होता है पाइप का, उसमें जो नीचे का पानी है जहाँ का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड था वो बह रहा होता है। द्रव में परिवर्तित ये अमोनिया पंप की जाती है और इसे पंप करके इस चैम्बर तक लाया जाता है। इस चैम्बर तक ये जो द्रव अमोनिया है वो पहुंच करके जब यहाँ के जाल में पहुंचती है, यहाँ जो पाइप की जाल है, जो नेटवर्क लगा हुआ है पाइप का, उसमें जब ये अमोनिया पहुंचती है तो यहाँ पे ये लिक्विड अमोनिया पच्चीस डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गैस में परिवर्तित हो जाती है, वही अमोनिया, और इसको वेपोराइजेशन चैम्बर कहा जाता है। वेपोराइजेशन चैम्बर हिंदी में कहते हैं वाष्पन प्रकोष्ठ, और इसको कहते हैं संघनन प्रकोष्ठ। संघनन प्रकोष्ठ, वाष्पन प्रकोष्ठ और संघनन प्रकोष्ठ फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो वाष्पन प्रकोष्ठ होता है बच्चों, उसका संबंध जो सरफेस वाटर है, अपर वाटर, उससे होता है। सरफेस वाटर का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे द्रव अमोनिया जो होता है, लिक्विड अमोनिया, द्रव अमोनिया परिवर्तित हो जाता है गैस अमोनिया में, और यह गैस जब आगे चलती है तो ये बीच में एक रोटर होता है, उससे जुड़ा टरबाइन होता है, उसको घुमाती है। घुमाने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। हम ऊर्जा यहाँ से, इसको ऊर्जा चैम्बर भी कहते हैं, एनर्जी चैम्बर, एनर्जी चैम्बर। यहाँ से हम ऊर्जा उत्पादित कर लेते हैं, ये गैस आगे निकल आती है। अगेन ये अमोनिया गैस ही है। ये गैस जब कंडेंसेशन चैम्बर में पहुँचती है, जहाँ का संबंध नीचे के पानी से है, जहाँ पे तापमान कम है बच्चों, और जब ये पानी इस चैम्बर के चारों तरफ पाइप के जाल में पहुंचता है तो वहाँ के तापमान को 5 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है, और गैसीय अमोनिया लिक्विड अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है, और ये पंप करके पुनः वाष्पन प्रकोष्ठ में भेज दी जाती है। ये साइकिल सतत चलती रहती है, और अगर आप देखें इस साइकिल को ड्राइव करने वाला जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो ऊपरी सतह के तापमान और निचले सतह के तापमान के अंतर का है। वही ऊर्जा को यहाँ पे हम, तापांतर की ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल रहे हैं, ओशन थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल रहे हैं। तो ये विधि है बच्चों, इस विधि के माध्यम से हम परिवर्तित करते हैं। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन इसको कहते हैं। तो आप लिख लें, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के लिए अमोनिया द्वारा संचालित एक साइक्लिक चक्रीय यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसमें 3 प्रकोष्ठ होते हैं। नंबर 1 वाष्पन प्रकोष्ठ, नंबर 1 वाष्पन प्रकोष्ठ, इवेपोरेशन चैम्बर। टू हार्नेस ओशन थर्मल एनर्जी वी रिक्वायर अमोनिया बेस्ड साइक्लिक इंस्ट्रूमेंटेशन, वी रिक्वायर अमोनिया बेस्ड साइक्लिक इंस्ट्रूमेंटेशन। अच्छा, एक चीज और, अमोनिया ही क्यों? क्योंकि अमोनिया ही ऐसा पदार्थ है बच्चों जो 25 डिग्री तापमान पे गैस में बदल जाए,
और जो 5 डिग्री तापमान पे द्रव में बदल जाए। तो गैस और द्रव में बदलने की जो इसका जो गुण है उसी को हम यहाँ पे उपयोग में लाते हैं। तो आगे लिखिए, इन फर्स्ट चैम्बर इट इज वेपोराइजेशन चैम्बर। वाष्पन प्रकोष्ठ जिसका संबंध समुद्र के सतही जल से होता है, जिसका तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब इस प्रकोष्ठ में अमोनिया पहुंचती है, द्रव अमोनिया पहुंचती है, तो गैस में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित इस गैस को ऊर्जा प्रकोष्ठ में ले जाया जाता है, जो रोटर को घुमाने का कार्य करती है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो रोटर को घुमाने का कार्य करती है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तत्पश्चात अमोनिया गैस संघनन प्रकोष्ठ में आके इकट्ठी होती है। संघनन प्रकोष्ठ में आके इकट्ठी होती है, जिसका संबंध गहरे जल से होता है। जिसका संबंध गहरे जल से होता है और यहाँ आकर गैस अमोनिया द्रव अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ आकर गैस अमोनिया द्रव अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। पुनः यह द्रव अमोनिया यहाँ से वाष्पन प्रकोष्ठ की ओर पंप कर दिया जाता है और इस चक्रीय प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन कहते हैं। इंग्लिश वर्जन लिख लीजिए। इन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन the instrumentation has three chamber. The instrumentation has three chamber. One is vaporization chamber, which is connected with upper water or surface water having temperature 25 degree centigrade. The vaporization chamber, which is connected with surface water having temperature 25 degree centigrade, where ammonia get vaporized, and this gas is pumped to energy chamber where rotor is situated, and this gas is pumped in energy chamber where rotor is situated. Not pumped actually, जब गैस है तो वो आगे जाएगी ही जाएगी, और गैस में वाष्प में ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा के कारण इसमें ऊर्जा होती है, जिससे ये रोटर घूमता है। and this gas rotate the rotor and energy is produced. Further, the ammonia is accumulated in condensation chamber, which is connected to deep ocean water. Further, ammonia gas is collected in condensation chamber, which is connected with deep ocean water having temperature 5 degrees centigrade. At this temperature, the gaseous ammonia changed into liquid ammonia. At this temperature, the gaseous ammonia changed into liquid ammonia, and this liquid ammonia further pumped into vaporization chamber. Through this process, cyclic process, the thermal energy or the temperature difference is transformed into electrical energy, and it is called as thermal energy conversion. बच्चे, बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ज़रा सोचिए कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर गहरा पाइप समंदर में डालना, वहाँ से पानी को सक करके इस चैम्बर तक लाना, साथ ही साथ अपर वाटर को इस चैम्बर तक लाना, ये सब कुछ इतना ज़्यादा फ्रेजाइल हो सकता है, वो भी तब जब लहरें आ रही हों, ज्वार भाटे आ रहे हों अथवा सुनामी आ रही हो। उस स्थिति में इतने बड़े सिस्टम को, और बड़े ही डिसऑर्गेनाइज्ड वे में ये हो सकता है, मेंटेन करना आसान नहीं है। तो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन दिखता तो आसान है, लेकिन इसके चैलेंजेस ये हैं कि इतने बड़े सिस्टम को आप ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रख सकते। भारत में भी प्रयास किया गया था, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के प्रोटोटाइप्स बने थे,
छोटे प्रोजेक्ट बने थे। लेकिन हुआ क्या बच्चों कि वहाँ पे सुनामी में भी नष्ट हो गया, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं रहा। इसलिए ओशन थर्मल एनर्जी, यूरोपियन कंट्री में तो बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन से बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, लेकिन अगेन जो इनकी कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कम कैपेसिटी है। तो कहने का मतलब ये भी है कि रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में हम इन्हें पढ़ते तो हैं, लेकिन इसका पोटेंशियल अभी कम है। तो आप लिख सकते हैं लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे ओशन थर्मल एनर्जी ओटेक प्लांट भारत का बना है और पायलट प्रोजेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है। तो इसको जो है यहीं तक देखते हैं, आगे कुछ और भी रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में हम पढ़ेंगे। तो आज समय समाप्त होता है बच्चों, फिर अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।